ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक से जुड़ी प्राथमिकताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ और आकाशवाणी संवाददाता गौरा धवन लाल। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे वो होगा ये जो G20 की हमने प्रेसिडेंसी ली है भारत ने, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स, डेप्यूटीज और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, उनके डेप्यूटीज, इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। दिसंबर में शुरू हुई थी और एक मीटिंग है डेप्यूटीज ऑफ G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक के डेप्यूटीज की। तो आपको क्या लगता है कि प्राथमिकता किन किन विषयों को दी जाएगी? जी, आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो जिस विश्व में हम रह रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और विश्व के एक कोने में यदि कोई चीज होती है तो आर्थिक मुद्दों में वो दूसरे जगह पर भी उसका इम्पैक्ट महसूस होता है। यदि आप हाल फिलहाल में ध्यान दें, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रही है उसके वजह से तेल के दाम और अन्य चीजों के दाम काफी बढ़ गए थे और आज भी जो सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन है। उससे हुआ यह है कि जो मुद्रास्फीति की दर है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें जो वृद्धि हो गई है बहुत ज्यादा, और उस वृद्धि होने के कारण जो इंटरेस्ट रेट है वह कई देशों में बढ़ाए जा रहे हैं, भारत में भी बढ़ाए गए हैं। और जब आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव आपके ग्रोथ पे पड़ता है और जिस रफ्तार से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है उसको स्लो कर दिया जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे सारे देश एक दूसरे के साथ तालमेल से अपनी आर्थिक नीतियों को इस तरीके से चलाएं कि जो मुद्रास्फीति की दर है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, वह भी कम हो और उसका इम्पैक्ट पूरे ग्रोथ पे ना पड़े। यदि आप एस्टिमेट्स देखें, IMF का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस का हो, उम्मीद ये की जा रही है कि इस वर्ष में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसमें जो है थोड़ी सी स्लो डाउन होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं और लोगों के पास जो इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो गया है। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ कि कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, जो उसके बाद में चीजें होनी थी, काफी देशों की रिकवरी हो गई है कि कुछ इकोनॉमीज अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं? यदि आप देखें तो काफी देशों में, खास करके यूरोप में और अमेरिका में, लोगों को, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स चलाने वाले हों, उनको बहुत ज्यादा स्तर पर पैसे दिए गए थे सरकार के द्वारा। और इससे हुआ यह कि पूरे सिस्टम में कैश या जिसको लिक्विडिटी कहते हैं वो बढ़ गई थी। भारत की नीतियां अलग थी, वह जो है गरीबों पे ज्यादा फोकस किया उसने और दूसरे तरीके से कैसे सपोर्ट किया जा सके हमारी कंपनियों को, हमारे व्यवसाय को, उस पर ध्यान दिया गया। तो इसके वजह से जो विकसित देशों में जो है इन्फ्लेशन की समस्या काफी ज्यादा थी और वह समस्या जो ग्रोथ होने के बावजूद भी जो है इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई, जो कि 80 के दशक से 40-45 वर्ष में ऐसी इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति नहीं देखी गई थी। वैसी समस्या आ गई जिसके वजह से लोगों का परचेजिंग पावर कम हो गया और साथ में रेट बढ़ाए गए सेंट्रल बैंक द्वारा, तो उसकी वजह से स्लो डाउन आ गया। तो अब समस्या दूसरी हो गई है, वो उभर के आए थे देश कोविड से, परंतु अब फिर से उनकी ग्रोथ रेट कम हो गई है। काफी जगहों पर रिसेशन की उम्मीद भी लगाई जा रही है। ये जो आप कह रहे हैं कि भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को बड़े मपे तुले ढंग से संभाला है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो पहले के मापदंड थे, चेक्स एंड बैलेंसेस थे, जो हम समझ रहे थे कि इकोनॉमी फॉलो करती है उनको, वो बदल रहे हैं क्योंकि स्थितियां इतनी बदल रही हैं। अनसीन और अननोन जो फैक्टर्स हैं वो भी कितने आ गए हैं। तो जिस तरह से भारत ने किया वो भी कोई ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं था, वो धीरे धीरे एज एंड व्हेन जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने उसको सॉल्व किया। तो G20 देशों के लिए कोई सीख मिल सकती है इससे? जी, G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे देश अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए किस तरीके से सब मिलजुल के काम कर सकें, इसकी सोच होती है। तो इस संदर्भ में काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होने की उम्मीद है और उसमें किस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि हम आधार और जनधन खातों को मोबाइल फोन के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने का काम जो हम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसी तरीके से आप गारंटी दे के कम से कम
सरकारी खर्च से मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हैं, लोन दे सकते हैं गरीब को चाहे छोटे व्यवसाय को, वो सारी एक्सपीरियंस शेयर की जाएगी। इनफैक्ट जैसे स्थितियां बदल रही हैं, पीयर लर्निंग भारत के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी एक अच्छा सोर्स रहेगा जो वापस अपने अपने देश ले जा सकते हैं। एक चर्चा चलती है मल्टीलैटरल बैंक्स की, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF। तो हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज को, जैसे हमारे आस पड़ोस के देशों में ये दिक्कत आ रही है। आपको क्या लगता है इन बैंकों का जो रोल है वो बदलेगा? काफी दिनों से यह कोशिश की जा रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, 21वीं सदी में जो उनका विस्तार हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको वोटिंग राइट्स यहाँ पर उनकी बढ़ाई जाए, और जो यह काम कर रहे हैं IMF चाहे वर्ल्ड बैंक, उसके कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाई जाए। परंतु ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि ओवरनाइट इसमें चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये चर्चा काफी दिनों से चल रही है और भारत के लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि वह अपनी प्रेसिडेंसी में किस तरीके से इस रोल को रीडिफाइन करने के लिए काम करे और एक कंसेंसस बनाए कि 21वीं सदी की चीजों को मद्देनजर रखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज का रोल बढ़ाया जाए। सिद्धार्थ, एक बात उठती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रगति के लिए, प्रोग्रेस, ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने पे इस पे भी बातें चलेंगी? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में जैसा कि हमारे जैसे जो डेवलपिंग देश हैं उनमें काफी जरूरत है निवेश की, चाहे वो रोड बनाने हो, चाहे रेलवे बनाने हो या पावर के प्लांट बनाने हो। और एक जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है वह मॉडर्न सिटीज के संदर्भ में आ रही है। जो हमारे शहर थे वह एक जनसंख्या को लेने की क्षमता रखते थे। अर्बनाइजेशन के कारण लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी प्रेशर आ रहा है। तो कैसे इन शहरों को सस्टेनेबल बनाया जाए और उसके लिए कहां से पैसे आए ताकि इन पे दबाव ना पड़े और यह जो जरूरतें हैं उसको पूरी कर सकें। साथ ही ये भी एक कदम उठाया जा रहा है कि ये शहर जो हमारे हैं वह कम एनर्जी इंटेंसिव हों और इनको किस तरीके से क्लाइमेटिक समस्याएं हैं उनसे बचाया जा सके और ये उस समस्या को और बढ़ाए ना, उसके तरफ भी काम करने की बात हो रही है। क्रिप्टो करेंसी का जो फ्रेमवर्क है, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस, थोड़ा ग्रे एरिया है और डिजिटल रुपी आया, सरकार उसके पीछे है। बट जिस तरह से क्रिप्टो ट्रांजैक्ट होता है वैसे ही डिजिटल रुपी या बाकी देशों के जो डिजिटल करेंसीज आई है वो होंगी। तो एक तो ये फर्क बताइएगा, दूसरा बताइएगा कि क्रिप्टो में चेक्स एंड बैलेंसेस हम कहाँ पर पहुंचे हैं और आगे कहाँ तक जाना चाहिए? जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है वह डिजिटल रुपी जैसे है वो RBI इशू करेगी, तो वह एक संचालित रूप से किया जाएगा, एक रेगुलेटेड तरीके से किया जाएगा। जो क्रिप्टो एसेट है उसमें कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, वह कोई निजी व्यक्ति भी क्रिप्टो एसेट इशू कर सकता है और वह एक खतरा माना जाता है सारे सिस्टम के लिए, क्योंकि वो पॉन्जी स्कीम्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन, कोई अभी नियंत्रण नहीं है। तो एक बहुत बड़ी डिबेट यह चल रही है कि क्रिप्टो करेंसीज को या क्रिप्टो एसेट्स को देशों द्वारा रेगुलेट किया जाए या उन पे रोक लगा दी जाए। कुछ देशों ने बैन लगाने की कोशिश की है, वो कितना सफल है पता नहीं। कोशिश ये है कि इसको रेगुलेट कैसे कर सके। अब सिर्फ एक देश के रेगुलेशन से ये समस्या का समाधान नहीं होगा, उसमें जरूरत ये है सारे देश एक साथ मिलके काम करें ताकि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बन जाए रेगुलेटरी इनके संचालन के लिए। इस पे कोशिश जारी है। जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं वह कुछ काम कर रही हैं इस पे, और इसके लिए G20 स्तर पर भी एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु में अभी जो है एक सेमिनार किया जा रहा है यही G20 की बैठक के साइडलाइंस पर, जो कि क्रिप्टो एसेट्स पर होगा और इस पे कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे इनका संचालन किया जाए, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इसके ऊपर जो है एक राजनीतिक कंसेंसस की जरूरत है और उसके लिए जो लीडर समिट होगी उस पे ये बात जाएगी। राइट। सिद्धार्थ, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक से जुड़ी प्राथमिकताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ और आकाशवाणी संवाददाता गौरा धवनलाल। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।